हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिर लेकर आई हूँ, जहाँ मैंने आपको साइमन सेशन तक और ये आपका सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन आज मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा है कि कुछ हमारे जो चैप्टर्स हैं वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में डिफर है, ठीक है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और आपका वर्ल्ड वॉर और आपका डिफरेंसेस बिटवीन रेडिकल्स एंड मॉडरेट, ये चैप्टर तो सेम हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादातर वही टॉपिक्स लूं जो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो अपने इस नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को प्रोसीड करते हुए मैं आज आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो क्या है ये नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, इससे पहले आपको सभी को पता है कि ये आपका साइमन कमीशन और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीजें होने के बाद बहुत सारे आइडियाज लोगों के दिमाग में आने लगे न्यू कि हम क्या करें, या इसमें क्या नया हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को अफेक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, या दोनों की जो हमारी पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दोनों के बीच कुछ निगोशिएट करने के लिए क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो कुछ हमारी इंडियन पर्सनैलिटीज रही हैं जिन्होंने काफी हद तक कोशिश करी। उसमें से एक कोशिश रही है आपकी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली ये आपकी मोतीलाल नेहरू, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको याद क्या रखना है, मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट तैयार करी थी इन 1928 में, ठीक है। 1928 में जब ये साइमन कमीशन वाला मामला हो गया, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, उसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी कि हमें इस कंट्रोवर्सी को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें और जो बाकी मेंबर थे, सबसे पहले तो हमें याद क्या रखना है, मोतीलाल नेहरू हैज प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट विच वी कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें कौन कौन मेंबर थे, तो जैसे आपको ये तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस एंड मंगल पांडे, ठीक है। ये वाला मंगल पांडे आप मत समझ लीजिएगा 1857 की क्रांति वाले मंगल पांडे नहीं है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने, जैसे आपको मेंबर्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट आपसे पूछा जाए तो आप ये नाम दे सकते हैं, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में था क्या, रिकमेंडेशंस जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई, वो रिकमेंडेशंस क्या थी। देखिए, द कमेटी रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस को रिकमेंड किया, पहला। फॉर इंडिया रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, और दूसरा क्या किया उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है और सेपरेट इलेक्टोरेट, इससे पहले भी अपने लेक्चर में कई बार आपको बता दिया है मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कोई ऐसा स्टेटस से मतलब यहाँ स्टेट से है, डोमिनियन यानी कि हमको एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की परमिशन दी जाए, पहला पॉइंट डोमिनियन स्टेटस में। लेकिन हम अंडर किसके रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन रहेगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वहां से चलता है, लंदन से चलता है, जो पार्लियामेंट जो हमको ऑर्डर इशू करेगी, हम उसी के अंडर में रहेंगे, ठीक है। ये है आपका डोमिनियन। अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो बना था, पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए बना था, फिर बाद में सभी लोग डिमांड में आ गए, आपका एससी भी आ गया, आपका ये सिख कम्युनिटी भी आ गई, सब सेपरेट इलेक्टोरेट में आ गए। तो इसको कहा कि इसको क्या करना है, अबॉलिश करना है, सेपरेट इलेक्टोरेट को अबॉलिश करें, डोमिनियन स्टेटस को एग्रीड करें, और उसके बाद रिजर्वेशन, किसका रिजर्वेशन, सीट्स ऑफ द मुस्लिम्स, कहा कि माइनॉरिटीज है जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज है, इनके लिए सीट्स को रिजर्व करें। यानी जो इनसिक्योरिटी है मुस्लिम्स इंडियंस को, उनको हम कैसे पैम्पर करें, उनको कैसे हम यकीन दिलाएं। तो इसके लिए 3 कंडीशंस रखी। पहली तो ये होगी, डोमिनियन स्टेटस को क्या करना है, कंसीडर करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये रिकमेंडेशन थी। दूसरी थी कि रिजेक्शन करना है, किसको रिजेक्शन करना है, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट करें। तीसरी उन्होंने कहा, डिमांड रखी, सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी स्पेशली मुस्लिम के लिए कहा कि गवर्नमेंट में, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में और आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुस्लिम सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड प्रोविंशियल, दोनों में, आपके सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द
proportion of the population of religion, यानी कि जिस तरह से हमारे रिलीजन का जो अनुपात है देश का, उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से सेंट्रल और प्रोविंशियल में हमारी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब होता क्या है इसमें, मैं आपको ये बता दूं, गांधी जी तो बहुत खुश हुए इन सारी चीजों से, वैसे भी उस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, पहला पॉइंट तो यही है। तो गांधी जी को अच्छा लगा, ठीक लगा कि ये अप्रूव किया, उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया है ये, अगर मान जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो। लेकिन उसमें क्या था, जो रेडिकल लीडर्स थे जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस हैं और भी उनके कंपेनियंस थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि हम ये वो अपसेट हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। क्यों डिसअपॉइंट हो गए? क्योंकि गवर्नमेंट ने को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट करती है तो गवर्नमेंट की कोई नुकसान नहीं है, समझ गए? वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। दूसरा, सीट्स ऑफ मुस्लिम्स रिजर्वेशन वो भी मान गए, उसमें भी उनका कोई नुकसान नहीं है। इसमें तो और ग्रजेस हिंदू और मुस्लिम्स और जो जितनी कम्युनिटीज है उनके बीच बढ़ेंगे ना, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डोमिनियन स्टेट जो मेन पॉइंट था, यानी कि हमको अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अपने स्टेट में गवर्नमेंट चलाने का क्या नाम है, अप्रूवल मिलना चाहिए। ये डोमिनियन स्टेटस वाला जो रिकमेंडेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस और जितने भी रेडिकल लीडर्स थे, उनके कंपेनियन थे, राज बिहारी बोस, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि हमारा माना क्या गया, जो हम स्वराज्य चाहते हैं, जो हम क्या नाम है, जो हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस की तरफ हम बढ़े, उस ट्रैक पे बढ़े, उसके तो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो वहीं की वहीं पे स्टेबल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है। और क्या नाम है, वो तो वहीं पर, उनकी दो ये कंडीशन मान लेने से हमारी आजादी की तरफ या आजादी की इस लड़ाई की को आगे प्रोसीड करने का किसी भी तरह का कोई ट्रैक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने इन सारी चीजों को इस तरह से, रिजल्ट क्या निकल के आया कि आपका जो डोमिनियन स्टेटस के फेल्योर होने की वजह से नेहरू रिपोर्ट भी एक तरह से फेल ही साबित हुई। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मानना था वो मान लिया, लेकिन जो मेन चीज थी यानी डोमिनियन स्टेटस, थोड़ी सी हमको भी स्पेस मिले, इंडियन मेंबर्स को भी थोड़ी सी उनको भी फ्रीडम मिले एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट भी एक तरह से फेल ही मानी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये नेहरू रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेहरू रिपोर्ट क्या है, मेन पॉइंट आपको याद रखने की, मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट तैयार करी थी, वही इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तेज बहादुर सप्रू, मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस, ये सब इसके मेंबर थे। और क्या इसमें डिमांड्स रखी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बहुत ही फेमस टॉपिक है और बहुत ज्यादा कभी कभी, हाँ, 1 नंबर में और 3 नंबर में ये आता भी है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन इसमें पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, कहाँ हुआ था ये ऊपर लिखा भी है, लाहौर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा क्या आपको याद रखना है, इस वक्त प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस पार्टी का, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट, जवाहर लाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हुआ क्या था ये हमें यहाँ पर हम यही मेंशन करेंगे, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे आपको। देखिए 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी मैं आपको लिख दे रही हूँ, प्रेसिडेंट। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है, इसको हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज बीन डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। किस चीज की डिमांड रखी उन्होंने? कहा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी संपूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरह से हमारा देश हमारे हवाले कर दिया जाए। ठीक है, ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़कर चले जाएं। हम देखेंगे बाद में, हमें जो भी हैंडल करना होगा समझेंगे इस चीज को। तो सबसे क्या था इसमें, प्रपोजल क्या था, क्या रखा गया, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने।
खास पॉइंट है 1929 में लाहौर सेशन हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के। डिमांड क्या रखी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो इसकी एक खास इंसिडेंस है जिससे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं वो बता देती हूँ आपको। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 26 जनवरी, इस डेट को आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1930 को वी वुड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे अपने कंट्री का। 1930 उन्होंने एक ऐसी टेंटेटिव डेट दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और पब्लिक को। एक तरह से मतलब एक बहुत करेज दिखाया उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कि अब हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, ना आपसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहते हैं, ना आपसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भागीदारी चाहते हैं, ना हम डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं बस। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो डेट है आपकी 26 जनवरी, आप सभी को, एवरीबडी नोज दैट आवर रिपब्लिक डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। ठीक है, सभी को मालूम कि हमारे देश का रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि 26 जनवरी को ही क्यों हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, हम कोई और डेट भी तो ले सकते थे, समझ रहे हैं आप, हम कोई और डेट भी तो ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब 26 जनवरी 1930, लेकिन हमको आजादी कब मिली? इसके 17 ईयर्स बाद, यानी 17 साल बाद। तो जब हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे और जब वो प्रिपेयर हो गया तो ये हुआ कि हम किस दिन को चुने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उनके दिमाग में आया कि 26 जनवरी एक डेट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की आजादी के लिए चुनी थी, क्यों ना हम इसी डेट को मान देने के लिए, जवाहरलाल नेहरू की बात को, उनके स्टेटमेंट को मान देने के लिए उन्होंने ये डेट चुनी कि 26 जनवरी, जो डेट इतिहास में, हिस्ट्री में एक बार फेमस हुई थी, उसको हम एज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, यानी इसी दिन को उन्होंने, क्योंकि 1930 26 जनवरी को हमको आजादी नहीं मिली, हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो इस डेट को मान देने के लिए कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी की डेट को चुना गया। और इस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रेड लेटर डे। अक्सर पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज रेड लेटर डे। ठीक है, कि रेड लेटर डे क्या है। तो इसके लिए आप ये पूरा जो मैं बता रही हूँ, 1929 का लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंट होना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखना, डिमांड में के बाद 26 जनवरी 1930 को एक टेंटेटिव डेट बताना अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए, कंट्री के फ्रीडम के लिए, फिर उस बात का पूरा ना होना और इस डेट को सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 26 जनवरी को चुनना, ये सारी जो घटना है इसको रेड लेटर डे के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन में आप मेंशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें खास बात क्या होगी, उसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंट होना बताएंगे, 1929 की डेट डालेंगे। डेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में, किसी भी आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए डेट का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम जब तक आप नहीं मेंशन करेंगे तब तक आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट होगा, इनइफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि और उसमें डिमांड ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये जो पूरी घटना है वो लाहौर सेशन के नाम से जानी जाती है। पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट है टॉपिक, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सब कुछ हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, इसके बाद देखिए आपको सभी लोग को पता है कि हम एक तरफ तो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे, क्योंकि इंडिया इज द कंट्री ऑफ द डाइवर्सिटी,
वी आर लिविंग टुगेदर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, बहुत सारे जितने भी कास्ट, कम्युनिटीज, रिलीजन सब एक साथ रहते हैं। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि पहले तो आपको सभी को पता हो कि 1885 में कांग्रेस पार्टी स्टैब्लिश हुई। ठीक है, सभी को मालूम है हुयूम ने कांग्रेस पार्टी स्टैब्लिश करी। उस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या थी? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब इसी कांग्रेस पार्टी से एक पार्टी निकल के आती है जहां हमारे ग्रजेस बढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच ग्रजेस बढ़ेंगे। सब एवरीबडी वुड हैव बीन स्टार्टेड टू थिंकिंग अबाउट आर कम्युनिटी, यानी सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपने अपने रिलीजन के बारे में, अपनी पार्टीज के बारे में। व्हाट वुड द फ्यूचर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे माइनॉरिटीज का क्या होगा, हमारे एससी का क्या होगा, हमारे एसटी का क्या होगा, सिख का क्या होगा। ये सारी चीजें जब लोगों के दिमाग में आने लगी तो सबने अपने अपने हिसाब से, इसी तरह कांग्रेस से निकल के आई आपकी। आज मैं आपको एक कुछ पार्टीज के बारे में बताना चाह रही हूँ इसके बाद कि किस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस से निकलकर अलग अलग पार्टीज बनने लगी। ठीक है, तो जैसे 1906 में आपकी आई मुस्लिम लीग, ये आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसी तरह क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। ठीक है, तो 19 से अब इनके बारे में पूछा जाएगा फाउंडर कौन है इनके, तो आपको सलीमुल्लाह खान, ठीक है, सलीमुल्लाह खान, और आपके ये आगा खान, ये दो नाम आएंगे, आगा खान। ठीक है, दे वर द मेन मेंबर, फाउंडर मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ मैं आपके लिए। देखिए 1913 ये डेट आपको याद रखनी। क्यों याद रखनी है 1913 डेट? क्योंकि ये वो डेट है जिसमें आपको सभी को पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे हमारे देश में गांधी की जो इम्पोर्टेंस है, जो मान सम्मान है, उसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान में है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बापू को फादर ऑफ नेशन देखा जाता है, उसी तरह जिन्ना को वहां फादर ऑफ नेशन देखा जाता है। मैं आपको ये डेट इसलिए बता रही हूँ कि 1930 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कांग्रेस छोड़ी और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आपको याद है कि कितने साल बाद? 6-7 साल बाद 1906 में स्टैब्लिश हुआ। देखिए उस वक्त यूनिटी कितनी थी, लेकिन उस वक्त तब तक उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रजेस बढ़ने लगे और माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज के बीच डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, लोगों के अंदर कम्युनल फीलिंग्स आने लगी, तब जिन्ना ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को लेफ्ट किया और 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। ठीक है, मुस्लिम लीग आपकी ये वो पार्टी है जिसने हम ये कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा होने में बहुत बड़ा रोल रहा है उसका, इंडिया पाकिस्तान बनने में बहुत बड़ा रोल रहा है उसका। ठीक है, बढ़ते अपनी अगली पार्टी की तरफ। कहानी तो बहुत है, बहुत ज्यादा बताई जा सकती है, लेकिन अभी हमें सिर्फ कुछ पार्टीज के बारे में बता रही हूँ जो कैसे धीरे धीरे 1929 से 1906 से ही स्टार्ट होने लगी थी। उसके बाद एक डेट और मैं आपको यहाँ लिखा दे रही हूँ, 1925 RSS, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं, जिसमें बाद में आपके ये सावरकर वगैरह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बड़ा रोल रहा इसमें याद रखिएगा, ये नाम भी आप याद रखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने 1925 में RSS के फाउंडर मेंबर थे, मेन हेड थे। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। ये सारी डेट्स और सारे नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एक नंबर में अक्सर करके आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक और पार्टी की स्थापना हुई थी जिसको हम कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम देंगे? कम्युनिस्ट पार्टी। इसको 1929 में शायद 1929 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1929 में। और इसमें एक्चुअली ये पार्टी बनी कैसे? मेरठ कॉन्स्पिरेंसी एक केस है हिस्ट्री में, वहां मेरठ में कोई कॉन्स्पिरेंसी हुई थी पॉलिटिकल, उसके बाद ये क्या नाम है पार्टी बनी थी। इसमें हुआ क्या था कि इसके जो 30, आपको याद रखना है क्या है इसमें, 31 लीडर्स वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1934 में
क्योंकि ये पार्टी क्या थी, ये पार्टी सोशल आइडियाज वाली पार्टी थी, यानी कि सबके हित के बारे में सोचने वाली, खास करके गरीबों, मजदूरों, किसानों, वर्कर्स, इन सब के बारे में। क्योंकि ना आपको पता ही कम्युनिस्ट पार्टी का क्या नाम है, फिनोमेना होता है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आगे जब भी टॉपिक्स आएंगे तो मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी। अभी सिर्फ आपको याद क्या रखना है, 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, ठीक है। 31 लीडर्स, असल में इसके जो थे वो निकल किससे आए थे, कांग्रेस से ही आए थे। 31 लीडर्स अरेस्ट किए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये सब क्या नाम है, एंटी ब्रिटिश पॉलिसी पार्टी है, इन सबको हम बैन कर देंगे। 1934 में इनको क्या कर दिया गया, इनको बैन कर दिया गया, ठीक है, बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। आगे एक पार्टी और लेते हैं जो कि 1924 में बनी थी। ये एक रिवोल्यूशनरी पार्टी है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी आप समझ गए होंगे, जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग थे, जैसे भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद, ये सब इनकी वजह से ये पार्टी बनी थी, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट, एक पार्टी और यहां पर पहले मैं ले लेती हूँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये भी पार्टी जो क्या है वो कांग्रेस से निकल के आई थी, जिसकी विचारधारा कांग्रेस से थोड़ा अलग थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ ही ये काम करते रहे। जैसे इनके कुछ अपने आइडियलिज्म थे, सोशल वर्किंग का इनका रुझान ज्यादा था, तो ये इन्होंने, और इसके बारे में आपको बता दूं, ये 1934 में, ठीक है, डेट आप देख लीजिएगा, 1934 में जयप्रकाश नारायण, आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, और एक नाम और है जो मैं इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है, जयप्रकाश नारायण, हाँ, मीनू मसानी, ये आपको नाम याद रखने हैं, मीनू मसानी। कांग्रेस के साथ देवर टुगेदर, कांग्रेस के साथ ही काम करते रहे विद कांग्रेस। ऐसा नहीं था कांग्रेस एंटी नहीं थी ये, हाँ, थोड़ी सी इनकी पॉलिसीज में कांग्रेस की पॉलिसीज से थोड़ा डिफरेंस था, पर कांग्रेस के एंटी नहीं थे। तो जो मेन चीज है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश इन 1934, ये याद रखना है, जयप्रकाश नारायण एंड मीनू मसानी, दे वर्क विद कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही वो काम करते थे, ठीक है। अगला एक पार्टी और है, ये अब जो पार्टी आएगी वो हमारी रिवोल्यूशनरी पार्टी होगी, यानी कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी लीडर्स थे, क्रांतिकारी जिनको उग्रवादी कहने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। आपका ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है। देखिए इतना ज्यादा बताते हैं और बहुत सारा इतना माइंड में रहता है कि कभी कभी याद नहीं आती हैं चीजें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, ठीक है, आर्मी, इसको शॉर्ट में HRA भी कहा गया है, ठीक है। ये 1924 में स्टैब्लिश हुई थी और कानपुर में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो खास मेंबर थे, सचिन सान्याल, नाम सुना होगा आपने, और राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चैटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये सब क्रांतिकारी नेता थे, और जोगेश चैटर्जी। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं 1 नंबर में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं 1 नंबर में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पर हुई। और एक चीज इसमें खास मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिनका कांटेक्ट किससे है, 1925 के काकोरी कांड से, जिनका
काकोरी कांड से। काकोरी कांड मैंने आपको बताया था, रॉबरी ऑफ द 8,000 रूपी। द ट्रेन पास्ड वाइल द लोकेशन ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ से गुजरने वाली एक ट्रेन थी जहां से ये काकोरी कांड यानी 8,000 रुपए की लूट हुई थी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको आज बता दी हैं। बीच बीच में कभी कभी पूछी जाती है, हमारे चैप्टर का, हमारे इंडियन नेशनलिज्म का खास हिस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में नारा दिया था, करो या मरो। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया, करो या मरो, यानी अब आखिरी स्टेज है ये, या तो जीत लो, यानी कि इंडिपेंडेंस को जीत लो, या तो फिर से गुलाम बन जाओ। ये मतलब एफर्ट करना छोड़ दो, करो या मरो, ये नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के काफी नारे हैं, सुभाष चंद्र बोस के, जैसे एक है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इसके अलावा है तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, बोले दे रही हूं मैं मुंह से, खून दो, जो बहुत लॉन्ग है मैं नहीं लिखूंगी, खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र के। भगत सिंह का नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और ये आपका आता है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल का एक पोइट्री है, अक्सर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजू है कातिल में है। जब ये आपकी मूवी बनी थी ये भगत सिंह वाली, तो उसमें इस गाने को किया गया था, प्रमोट किया गया था। इसमें आपको ये सीन भी दिखाया गया किस तरह से जतिन दास ने भूख हड़ताल रख के 62 दिन की, फिर उसके बाद दम तोड़ दिया था, तभी ये गाना, ये क्या नाम है, भूख हड़ताल रखी थी। और उसमें ये सीन भी आपने देखा होगा किस तरह से उसको जबरदस्ती पानी और दूध पिलाने की कोशिश करी गई थी पाइप डालकर। तो ये सारी चीजें, तो ये आज मैंने आपको ये सारे, इसके बाद मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लिमिटेशंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्रिप्स मिशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको आज छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उससे वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू वेरी मच।